प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत हुई। बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। बच्चों, सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित पर स्वराज आंदोलन के लिए सन 1918 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, यानी अपने पद को इन्होंने छोड़ दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की इनको जेल भी हुई। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक भी रहे। अब आइए देखते हैं इनको किन किन सम्मान से पूरा नवाजा गया है। गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला है इन्हें। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। इनका निधन सन 1983 में हो गया। इन्होंने बड़ा ही मार्मिक पंक्ति बोला है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। प्यारे बच्चों, उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। प्यारे बच्चों, फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का प्रमुख संवाद होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए उन्होंने कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चाँद चाहिए मैया री, मैं चंद्र खिलौना लय हूँ। जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने
और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो, पर जो चंद्राव रिश्तों को मर्म समझते हैं। एक कठिन है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। ये दर्द होता है उन माँओं का जो आज के युग में अपने बच्चों को वो नहीं दे पाते जो कि धनी परिवारों के बच्चों के पास होते हैं। लुका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदयाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है और कह रही है, मेरा लाल देख, आईने में चाँद उतर आया है। चाँद की परछाई भी चाँद ही है। कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। जैसे दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन का नाम आते ही मन में एक मीठा सा बंधन अपना भाव उमड़ने लगता है। बड़ा प्यारा बंधन होता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, वह सावन जिसका संबंध झीनी घटा से है। घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की भरपूर परंपरा है और इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। बच्चों, यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। आइए हम पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ। आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। प्यारे बच्चों, बड़ा ही सुंदर वर्णन किए हैं फिराक गोरखपुरी जी। किस तरह एक माँ का अपने बच्चे के प्रति ममत्व को उन्होंने यहाँ प्रकट किया है। इसका प्रसंग रहेगा
कि प्रस्तुत रुबाई हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ शीर्षक से ली गई है। इन पंक्तियों में शायर ने एक माँ के अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव को वर्णित किया है। व्याख्या। फिराक गोरखपुरी ने बच्चे की हंसी से माँ को मिलने वाली खुशी का वर्णन करते हुए कहा है कि माँ अपने आंगन के चाँद के टुकड़े, यानी कि आंगन के चाँद के टुकड़े यहाँ माँ अपने बच्चे के लिए बोली है कि माँ अपने आंगन के चाँद के टुकड़े अर्थात अपने बच्चे को लिए खड़ी है। माँ बच्चे को अपने हाथों में झुलाती है तो कभी उसे अपनी गोद में भर लेती है। जब बच्चे को हवा में उछाल उछाल कर प्यार देती है तो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। रह रह कर हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। प्यारे बच्चों, यहाँ फिराक जी ने बहुत ही अद्भुत पंक्ति चुनी है कि रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यानी कि जब माँ अपने बच्चे को हवा में उछाल उछाल कर प्यार करती है तो उसका बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। बच्चे की इसी खिलखिलाती हंसी से सारा आंगन हंसी से सराबोर हो जाता है, जो कि माँ की खुशी को और अधिक बढ़ा देता है। प्यारे बच्चों, माँ को चाहे कितना भी दुख हो, शोक हो, लेकिन जब वह अपने बच्चे के हंसते हुए मुखड़े को देखती है तो वह अपना सारा शोक, सारा उदासी, सारा दुख भूल जाती है। वही यहाँ गोरखपुरी जी कहते हैं कि माँ की खुशी को और अधिक बढ़ा देता है। अब आगे की लाइन है, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। बच्चों, इस रुबाई में शायर गोरखपुरी जी ने वात्सल्य भाव से परिपूर्ण अनेक बाल सुलभ क्रियाओं से प्रसन्न माँ के विभिन्न भावों का वर्णन किए हैं। इसका व्याख्या है कि एक माँ जो है बच्चे से संबंधित प्रत्येक कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करती है। यानी कि जब वह अपने बच्चे का कोई भी कार्य करती है तो बड़े ही प्रसन्न मुख से करती है। नहला के छलके निर्मल जल से, बच्चे को साफ जो स्वच्छ जल से स्नान करवाकर उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, उसके उलझे हुए बालों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को। बड़े प्यार से उसके मुंह की ओर बार बार देखती है तो उसे बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती है। उसे घुटनों में पकड़कर जब कपड़े भी पहनाए जाते हैं तो उससे भी माँ को प्रसन्नता ही प्राप्त होती है।
किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। और उसका बच्चा भी हर बार जब प्यार से अपनी माँ की ओर देखता है तो बच्चे की इस तरह से प्रेम भरी नज़रों को देखकर माँ की ममता जो है बच्चे पर अत्यधिक उमड़ पड़ती है और बच्चे के प्रति उसका प्यार और अधिक बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, आपको बताया जा चुका है कि हर कविता का एक काव्य सौंदर्य होता है और काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें भाव पक्ष क्या है। पहला है वात्सल्य भाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण है। वात्सल्य रस का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। बच्चे का बाल सुलभ क्रियाओं जैसे बच्चे का हंसना, उसे हाथों में झुलाना और उसकी हंसी से सारा वातावरण सुंदर दिखाई देना, इन सब का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ बच्चे की प्रत्येक गतिविधि से माँ की प्रसन्नता स्वाभाविक है। फिर नेक्स्ट, घुटनों में कपड़े लेकर पहनाना, ये तो शायर की विशेष लाइन है। अगला, नहलाना, उलझे बाल कंघी करना, कपड़े पहनाना इत्यादि, ये सब क्रमबद्ध कार्य है। ये तो हो गया आपका भाव पक्ष। आगे देखते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में बच्चों, बच्चे की तुलना चाँद के टुकड़े से करके रूपक तथा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। लुका देना तथा गोद भरना लोक प्रचलित वाक्य है। हिंदुस्तानी भाषा अर्थात हिंदी, उर्दू व लोक भाषा का मिश्रण से भाव सहज व सरस बन जाते हैं। बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन इसमें इस प्रकार से किया गया है कि आँखों के सामने एक सद्य चित्र झूमने लगता है। किस प्यार से देखता है पद में किस शब्द का प्रयोग प्यार को और अधिक बढ़ाने में सफल हुआ है।